हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ये जो सैम्पल पेपर क्लास 12 टर्म 2 एग्ज़ाम का रिलीज़ किया गया है, अगर आप इसे अच्छे से पूरा पेपर सॉल्व करोगे और फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके अकाउंटेंसी बुक में हैं उनका आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। मैं आपको ये अकाउंटेंसी टर्म 2 का जो सैम्पल पेपर है ये पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। और इस सैम्पल पेपर को मैं 4 पार्ट में कवर करवाऊंगी। आज के हम इस पार्ट 1 के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का और 2 आवर्स का टाइमिंग दिया गया है और क्वेश्चन पेपर पार्ट ए और पार्ट बी 2 भागों में है। इंस्ट्रक्शन नंबर 4 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 10 ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, 6, 11 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 12 ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हैं। इसके अलावा पार्ट बी में कंप्यूटर से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, उनकी भी आप सब तैयारी करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में से लिया गया है। कंज्यूम्ड मटेरियल इस टॉपिक से ये क्वेश्चन दिया गया है, कंज्यूम्ड मटेरियल। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, मतलब 2020-21 में उस हेल्थ केयर सेंटर में कितनी रुपयों की मेडिसिन कंज्यूम्ड की गई है, इसका हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते हैं। Following information has been provided by Messrs Acute Health Care. You are required to calculate the amount of medicine consumed during the year 2020-21. क्वेश्चन में टोटल 6 इन्फॉर्मेशन दी गई है, 2 स्टॉक के बारे में, 2 क्रेडिटर के बारे में और 2 परचेस के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन में स्टॉक 1 अप्रैल 2020 का दिया गया है, ये ओपनिंग स्टॉक होगा 15 लाख और 31 मार्च 2021 का स्टॉक है 10 लाख रुपीज़, ये क्लोजिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग क्रेडिटर भी दिए हुए हैं। 1 अप्रैल 2020 के जो क्रेडिटर्स हैं वो ओपनिंग होंगे और 31 मार्च 2021 के जो क्रेडिटर्स हैं वो क्लोजिंग क्रेडिटर्स होंगे। इसके अलावा कैश परचेस और क्रेडिट परचेस भी दिया गया है। दोनों परचेस को हम प्लस करते हैं तो टोटल परचेस आ जाएगा। इसमें हम शॉर्ट वाला फार्मूला फॉलो करेंगे। तो जब स्टूडेंट आप ये नॉट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक टॉपिक आया था कंज्यूम्ड मटेरियल। इस टॉपिक के अंदर आपने 2 फार्मूले स्टडी किए होंगे, एक लॉन्ग फार्मूला और एक शॉर्ट फार्मूला। तो ये शॉर्ट फार्मूला जो सामने स्क्रीन में शो हो रहा है ये फार्मूला तब यूज़ किया जाता है जब क्वेश्चन में टोटल परचेस दिया होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में कैश परचेस भी है और क्रेडिट परचेस भी है। दोनों परचेस को हम जब ऐड करते हैं तब हमें टोटल परचेस से पता चलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे इस क्वेश्चन में टोटल परचेस दिया हुआ है तो हम इस शॉर्ट फार्मूले को यूज़ करते हुए कंज्यूम्ड मटेरियल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और इसे फिर बाद में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जब हम टोटल परचेस में ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड मटेरियल निकल जाएगा, जैसा कि हमको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, जिसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं डेबिट साइड में। क्वेश्चन में अगर टोटल परचेस का अमाउंट नहीं दिया रहेगा तो उस कंडीशन में हम इस लॉन्ग फार्मूले को यूज़ करके कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड मटेरियल कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्वेश्चन में अमाउंट पेड दिया रहेगा या तो कैश परचेस दिया रहेगा। तो उस अमाउंट पेड वाला अमाउंट या कैश परचेस दोनों में कोई एक होगा, उस अमाउंट के साथ में हम ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। वैसे ही क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो ईयर के एंडिंग के होंगे उनको हम प्लस करेंगे और ओपनिंग क्रेडिटर्स जो ईयर के बिगनिंग के होंगे उनको हम माइनस करेंगे। उसी प्रकार एडवांस को भी देखा जाएगा। एडवांस पेड अमाउंट जो बिगनिंग का होगा वो प्लस होगा और एडवांस पेड एंडिंग का वो माइनस होगा और सेल्स का बुक वैल्यू भी हम माइनस करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में सेल्स भी दिया होता है तो सेल्स का बुक वैल्यू रहेगा तो हम उसे माइनस कर देंगे। और यहाँ पे कंज्यूम्ड मटेरियल इसके अंतर्गत क्वेश्चन में कभी कभी मेडिसिन दिया रहता है, कभी स्टेशनरी दिया रहता है तो कभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया रहता है मटेरियल।
तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको कंज्यूम्ड मटेरियल फाइंड आउट करने के दो फार्मूले बताए। एक स्मॉल फार्मूला है, ठीक है, और दूसरा लॉन्ग फार्मूला है। स्मॉल फार्मूला कब अपन यूज़ करते हैं? जब क्वेश्चन में टोटल परचेस दिया रहेगा। और टोटल परचेस कैसे पता चलेगा? जब क्वेश्चन में कैश परचेस रहेगा और क्रेडिट परचेस रहेगा, दोनों को अपन जब ऐड करते हैं तो टोटल परचेस आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा दोनों में से फर्स्ट वाला जो फार्मूला है वो लगेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में टोटल परचेस दिया गया है। क्योंकि कैश परचेस 2 लाख है और क्रेडिट परचेस 6 लाख है, दोनों को हम ऐड करेंगे, टोटल परचेस 8 लाख रुपए आ। फिर हम इस टोटल परचेस में फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कंज्यूम्ड मटेरियल 2020 एंड 21 का। टोटल परचेस इक्वल टू कैश परचेस प्लस क्रेडिट परचेस। तो इस क्वेश्चन में हम टोटल परचेस लिखेंगे 8 लाख रुपीज़, जिसमें 2 लाख कैश परचेस और 6 लाख क्रेडिट परचेस है। दोनों को मिलाया टोटल परचेस हुआ 8 लाख। इसमें हम ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर दिए 15 लाख और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख। इस तरीके से 15 लाख प्लस 8 लाख इक्वल टू 23 लाख, उसमें माइनस किया 10 लाख, तो अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड मटेरियल 13 लाख आएगा। जो तो ये 30 लाख हमारा आंसर हो गया, जिसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। तो इससे रिलेटेड और भी जो बुक्स के क्वेश्चन होंगे उनकी सबकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका बहुत अच्छा इस टॉपिक में प्रिपरेशन हो जाएगा। अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बेस्ड ऑन सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। तो इस क्वेश्चन में हम डिफरेंस बताएंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बीच में। यहाँ पे 2 हेडिंग भी दी गई है, सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इन दोनों हेडिंग को लेते हुए हम डिफरेंस दोनों में बताएंगे। दोनों का डिफरेंस लिखने के पहले स्टूडेंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इनका मीनिंग क्या होता है ये जानना ज़रूरी होता है। जब ये जान लोगे तो उनमें डिफरेंस आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग होता है कि इसमें बिजनेस या फर्म बोल सकते हैं आप, वो बंद नहीं हो रही है, वो कंटिन्यू बिजनेस और फर्म चलेगा, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो रही है। मतलब पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट वगैरह कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिससे कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो हट जाएंगे और नए पार्टनर्स फर्म से जुड़ेंगे। लेकिन बिजनेस और फर्म के ऊपर में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिजनेस और फर्म लगातार कंटिन्यू चलते रहता है। दूसरी साइड देखें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मीनिंग ये होता है कि इसमें बिजनेस या फर्म का पूरा डिसोल्यूशन हो गया है, वो पूरा समाप्त हो गई है, बंद हो चुकी है, और इस कंडीशन में उसकी जितनी भी एसेट्स है फर्म की उनको हम सेलिंग करते हैं और उससे जो हमें पैसे मिलते हैं उससे फर्म की जितनी भी लायबिलिटीज़ है उनका पेमेंट किया जाता है। तो वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इस क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस पूछा गया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो इसका जो फर्स्ट हेडिंग है वो है सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में चूँकि बिजनेस तो कंटिन्यू चलता रहता है ना, केवल पार्टनर्स ही चेंज हो रहे हैं, जैसे अभी मैंने उसका मीनिंग बताया आप सबको। तो इसमें एसेट और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन किया जाता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूरी फर्म ही बिजनेस ही पूरा बंद हो जाता है। तो इसमें उसकी एसेट जो होती हैं जितनी भी फर्म की उनको हम सेलिंग कर देते हैं और उससे जो हमें पैसे मिलते हैं उससे जितने भी उसकी लायबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स हैं, लोन है, बिल्स पेबल है, इन सब का पेमेंट कर दिया जाता है। सेकंड टॉपिक है इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इसका मीनिंग होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, केवल पार्टनरशिप ही समाप्त हुई है,
तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, केवल वो चेंज हो जाता है। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि जब न्यू पार्टनर्स एडमिशन लेते हैं या रिटायरमेंट होते हैं पुराने पार्टनर, या उनकी किसी की डेथ हो जाती है पार्टनर्स की, तो उस समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है। वैसे ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, सिर्फ पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, तो उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये कंटिन्यू चलता रहता है और वो चेंज हो जाता है। दूसरी साइड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, उसमें बिजनेस या फर्म पूरा बंद हो चुका है, तो उसमें पार्टनर्स के बीच में कोई भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होता है। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लिया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इनके आंसर नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी 2 मार्क्स का ही है। सुरेश, रमेश एंड तुषार वेयर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 6:5:4. Ramesh retired and his capital after making adjustment on account of reserve, revaluation of assets and reassessment of liabilities stood at 2,50,400. सुरेश, रमेश और तुषार 3 पार्टनर्स हैं और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 6:5:4 है। उसमें से रमेश रिटायर हो रहा है और एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और रिज़र्व वगैरह का पूरा एडजस्टमेंट और रिवैल्यूशन करने के बाद उसका एडजस्टमेंट कैपिटल, मतलब रमेश का एडजस्टमेंट कैपिटल 2,50,400 है। आगे लिखा है, सुरेश एंड तुषार एग्रीड टू पे हिम 2,90,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, शो वर्किंग क्लियरली। यानी कि रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं, क्योंकि रमेश रिटायर हो गया है, तो रिमेनिंग कंटिन्यूइंग पार्टनर सुरेश और तुषार हैं। तो कंटिन्यूइंग जो पार्टनर्स हैं सुरेश और तुषार, वो रमेश को 2,90,000 पेड करने के लिए एग्रीड हो गए हैं। जबकि रमेश की तो एडजस्टमेंट कैपिटल 2,50,400 है, तो रिमेनिंग पार्टनर उसको इतना ज़्यादा 2,90,000 क्यों दे रहे हैं? तो उसका कारण ये है कि 2,90,000 को जब हम माइनस करते हैं 2,50,400, तो आपको जो बैलेंस आएगा वो हिडन गुडविल होगा। 2,90,000 में हिडन गुडविल का अमाउंट उसमें इंक्लूड है, क्योंकि रमेश का जो शेयर ऑफ गुडविल होगा वो उसका जो बैलेंस आएगा 39,600 बैलेंस आएगा, वो हिडन गुडविल उसमें 2,90,000 में इंक्लूड है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट एग्रीड टू बी पेड इन फुल सेटलमेंट, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स ने जो रमेश को अमाउंट फुल सेटलमेंट के लिए पेड किया है 2,90,000, उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। फुल सेटलमेंट मतलब होता है कि पूरा पैसा दे दिया गया है और कुछ भी देना लेना बाकी नहीं है। 2,90,000 रिमेनिंग पार्टनर्स ने पेड की। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब एसेट और लाइबिलिटीज़ और रिजर्व वगैरह का एडजस्टमेंट करने के बाद रमेश का एडजस्टमेंट कैपिटल आता है 2,50,400, उसे हम लेस करेंगे 2,90,000 से, तो बैलेंस हमारा 39,600 आता है। इसे हिडन गुडविल कहा जाएगा। तो रमेश को पेड करना चाहिए था 2,50,400, रिमेनिंग पार्टनर्स पेड करेंगे, जबकि उन्होंने पेड किया 2,90,000। तो इस 2,90,000 में क्या इंक्लूड था? हिडन गुडविल का अमाउंट इंक्लूड है, मतलब 39,600। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा पैसा 2,90,000 पेड किया और फुल सेटलमेंट भी कर दिया। तो आप सबको समझ में आ गया होगा 39,600 जो बैलेंस है ये हिडन गुडविल है और ये शेयर ऑफ गुडविल है, रमेश के लिए फर्म से अमाउंट निकल रहा है। अब हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए एक एंट्री बनाते हैं और वो एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की फाइनल एंट्री बनाएंगे। सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। सुरेश और तुषार दोनों रिमेनिंग पार्टनर्स हैं और रमेश रिटायरिंग पार्टनर्स है। तो हिडन गुडविल का जो अमाउंट आया था 39,600, उसे हम गेनिंग रेशो, यहाँ पे 6 और 4 हो रहा है, उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आता है 23,760 और 15,840। ये साइड में वर्किंग नोट किया हुआ है।
सुरेश, रमेश और तुषार 3 पार्टनर हैं। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 6:5:4 था। इसमें से रमेश रिटायर हो रहा है तो उसका 5/15 रेशो जो है वो हट गया, तो न्यू रेशो बचा 6 और 4। इस फार्मूला बोल रहा है कि न्यू रेशो इक्वल टू होता है गेनिंग रेशो, तो आपको गेनिंग रेशो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, 6 और 4 ही होगा। न्यू रेशो रिटायरमेंट होने पर जो आएगा, रमेश के रिटायरमेंट होने पे 6 और 4 आएगा, वही गेनिंग रेशो माना जाएगा। आप उसको सॉल्व करके देखेंगे तो भी गेनिंग रेशो 6 और आप सॉल्व करके देखेंगे तो भी आपका गेनिंग रेशो 6 और 4 ही आएगा। तो स्टूडेंट, आज इस पार्ट 1 के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाने की कोशिश की है। आप सबको ज़रूर अच्छे से समझ में आए होंगे ये तीनों क्वेश्चन। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले इसके जो 3 क्वेश्चन हैं सैम्पल पेपर के, क्वेश्चन नंबर 4, 5, अगली पार्ट्स में हम क्वेश्चन नंबर 4 और उसके ऑप्शन क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाऊँगी। कमेंट्स ज़रूर लिखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कोई डाउट होगा तो ज़रूर आप कमेंट्स में बताइए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।